हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, हेलो माय डियर वंस फ्रेंड, दिस इज़ अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है डियर। अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, हिट द वीडियो एंड हिट द बेल आइकन, प्रेस द नोटिफिकेशन सो दैट कोई भी नया कंटेंट डिलीवर होता है इजली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, राइट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक इन्फॉर्मेशन है डियर, हमारे पेड बैच रन कर रहे हैं TGT PGT इकोनॉमिक्स, TGT PGT होम साइंस एंड CTET एग्जामिनेशन. If you are interested to join paid batch, kindly comment in comment box. I'll add you in my paid batch. Right? It was all about the information, and without wasting a time, let's start. So अभी हम आज डिस्कस करेंगे राजकोषीय नीति के बारे में, फिजिकल पॉलिसी के बारे में, थोड़ा सा सरकार की, भारत सरकार की पूंजी बजट में शामिल किया जाता है। भारत सरकार की पूंजी बजट में क्या शामिल किया जाता है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए, दो प्रकार की बजट होती है, मालूम है आपका, राजस्व बजट, पूंजी बजट। राजस्व बजट वो होता है जो एक बार होने वाला व्यय, पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। राजस्व बजट एक बार होने वाला व्यय और पूंजी बजट बार बार होने वाला व्यय, करेक्ट। सो एक बार होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस बजट को पूंजी बजट, और जब बार बार कई बार होता है उसे हम कहते हैं राजस्व बजट, करेक्ट। सो भारत सरकार की पूंजी बजट में क्या क्या शामिल किया जाता है ये आप समझ लीजिए। आपकी पूंजी बजट में, राइट, पूंजी बजट में आपकी सड़कें, इमारतें, मशीनरी और आदि परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय, ये जो है एक बार होता है। विदेशी सरकारों में प्राप्त ऋण एक बार व्यय होता है। राज्य और संघ क्षेत्रों को अनुदत्त ऋण अग्रिम, ये भी एक बार होता है, करेक्ट। और राजस्व बजट में क्या आता है आपका, मैंने क्या बताया राजस्व बजट में बेटा, गैर कर, कर, गैर कर एंड आय, करेक्ट। तो इसमें कई बार, मतलब राजस्व बजट क्या होता है, कई बार, बार बार होने वाला व्यय। पूंजी बजट क्या होता है, एक बार होने वाला व्यय। ये चीज़ आप कन्फ्यूज़न क्लियर कर लीजिएगा। पूंजी बजट, कैपिटल बजट जो होता है, इसमें जो है एक बार होने वाला व्यय होता है, और राजस्व बजट जो होता है उसमें बार बार होने वाला व्यय होता है, राइट। ये क्लियर हो गया। पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं, पूंजीगत लेखा की रचना करते हैं, किससे करते हैं, कैसे करते हैं, विदेशी ऋण, ठीक, जो कि एक बार होता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो एक बार होता है। पोर्टफोलियो निवेश, ये भी एक बार होता है, यानी FDI, FPI और FII, करेक्ट। ये आपका पता चल चुका। अच्छा, अकाउंट आपके कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक आपका कैपिटल अकाउंट होता है और दूसरा आपका, मतलब एक आपका पूंजीगत लेखा होता है, एक दूसरा आपका राजस्व लेखा होता है, क्लियर। फिर राजस्व लेखा, जैसे NRI के भेजे गए निजी प्रेषित धन, NRI के धन अपने, मतलब पर्सनली वो भेजा हुआ धन है, तो उसे हम किस में रखेंगे, राजस्व लेखा में रखेंगे, राइट। केंद्र सरकार के बजट में चालू खातों में व्यय का सबसे बड़ा मद कौन सा होता है, ब्याज भुगतान का, क्योंकि सरकार को बार बार लोन लेना पड़ता है चालू खाता, करंट अकाउंट में जो शामिल होता है, करेक्ट। एक चीज़ और देख लीजिए, 2020 थोड़े से हमारे डेटाज हैं 2022-23 के अकॉर्डिंग हमने किए हैं, लेकिन आप आने वाले एग्ज़ाम्स में अगर जाओगे आज का करंट डेटा भी देख लेना, क्योंकि आपको पता है कि हर तिमाही पे हमारा, मतलब वो होता है, सर्वे वगैरह होता है, डेटाज चेंज होते रहते हैं, स्पेशली इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना, इंडियन इकोनॉमी में। सो अभी जो मेरे पास डेटा है 22-23 का ही है, ठीक है। तो 22-23 में अनुमानित राजस्व घाटा ये कितना हुआ था अपना, 39,44,909, यानी 39,44,909 करोड़ रुपए का जो है, इसमें जो है
अनुमानित राजस्व घाटा अभी देखिए निकालते हैं, पहले देखिए वह हमारा कितना होता है 39,44,909, 39,44,909 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्ताव है, जो कि 21-22 से 4.6% अधिक है। करेक्ट। 21-22 में व्यय बजट से 8 पॉइंट ज़्यादा है। करेक्ट। अनुमान से 8 पॉइंट जो है 8.2 अधिक है। प्राप्तियां आप देख लीजिए, ठीक है ना। प्राप्तियों में 2022-23 में 22,83,713 करोड़ होने की उम्मीद है, जो कि 2021-22 से 4.8% अधिक है। 2021-22 में कुल प्राप्तियों से बजट से 10.2% अनुमानों से 10.2% अधिक है। जीडीपी आपका 2022-23 11.1 नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर है। अब देखिए घाटा आपका, मैंने आपसे यही पूछा था ना घाटा, तो इसमें घाटा कैसे आप निकालोगे 22-23 के अकॉर्डिंग, ठीक है। करंट हम दे रहे हैं आपको। राजस्व घाटा सकल घरेलू राजस्व घाटा उत्पाद का 3.8 लक्षित है, जो कि 21 लक्षित वही अनुमानित बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। 2021-22 में 4.7 था, ठीक है, के संशोधित अनुमान से अधिक है। राइट। 22-23 राजकोषीय सकल घरेलू राजकोषीय घाटा उत्पाद के 6.4% पर लक्षित है। अनुमानित अलग होता है, लक्षित अलग होता है। आप इकोनॉमिक्स के हैं, आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। राइट। जो 2021-22 में कुल घरेलू उत्पाद के 6.9 के संशोधित अनुमान से कम है। 6.8 के बजट अनुमान से थोड़ा सा अधिक है। करेक्ट। अब देखो 9,40,651 करोड़ का ब्याज व्यय राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 43%। सर्वाधिक 93% आपका संचार मंत्रालय में होता है। आवंटन जो होते हैं ना, सर्वाधिक आवंटन प्राप्तियों का, जो प्राप्तियां होती हैं गवर्नमेंट की आय होती है, इससे जो है वो फिर जो है जो इनकम आ जाती है गवर्नमेंट के पास टैक्सेस वगैरह से, इन सब चीज़ों से मालूम है कई तरह से इनकम आती है गवर्नमेंट के पास, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है ना, आवंटित करती है, ठीक है ना, अलॉट करती है। तो जो है सर्वाधिक आवंटन जो है आपका संचार मंत्रालय में होता है 93%, 52% आपका सड़क परिवहन में होता है, 25% आपका जल शक्ति में होता है। राइट। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं आया है, ठीक है ना। ये डेटाज मैं आपका 22-23 का ही दे रही हूँ, करंट का ही, लेकिन फिर भी एक बार अपने साइट पे अपने अकॉर्डिंग आप जाके टैली कर लीजिएगा, ठीक है ना। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं आया है। LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है ना, 15% सरचार्ज है। अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ के मध्य आपका बिजनेस है तो 25% सरचार्ज है, ठीक है ना। मतलब LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 15% सरचार्ज। अगर आय 2 करोड़ से 5 करोड़ के मध्य है तो 25% सरचार्ज, 5 करोड़ से अधिक है 37% सरचार्ज। बजट में सभी सरचार्ज अधिकतम 15% है। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है 3-4 माह निश्चित अवधि राजस्व और व्यय का, ठीक है ना।
फिर आपका एक क्वेश्चन है मेरा आपकी तरफ से, आप बताइए अंतरिम बजट क्या होता है। क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ, बजटिंग वगैरह सब अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो अंतरिम बजट होता क्या है ये थोड़ा अपनी तरफ से आप देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जब जब भी आपके पास वीडियो पहुँचता है तो ये आप ज़रूर देखिए और कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। लेखानुदान सरकार की आय बजटीय कार्रवाई का हिस्सा है, व्यय का ब्यौरा है, ठीक है ना। लेखानुदान सरकार की आय यानी बजटीय कार्रवाई का हिस्सा है, व्यय का ब्यौरा होता है। सरकार को निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए अनुमति प्रदान करती है, ठीक, लगभग 3 से 4 माह के लिए। मतलब ये बोल रहा है गवर्नमेंट को अगर निश्चित अवधि के लिए जो है वो करना पड़े, भारतीय संचित निधि से धन निकालने की ज़रूरत पड़े, तो लेखानुदान उसके लिए जो है क्या करता है, वो प्रदान करता है, क्या नाम, अनुमति प्रदान करता है। तो कितने टाइम के लिए प्रदान करता है, 3 से 4 माह के लिए, करेक्ट। राजकोषीय नीति का उपकरण कौन सा होता है, तो ये आपको मालूम है, कर, व्यय और ऋण, यानी आय, व्यय और ऋण, राइट। मौद्रिक नीति ये आपका कौन सा है, ब्याज दर है। संघ सरकार के बजट घाटों पर प्रभाव, घटते क्रम में सबसे पहले सबसे ज़्यादा बजट घाटों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव राजकोषीय घाटा का होता है, फिर आपका आगम घाटा का होता है, फिर आपका प्राथमिक घाटा का होता है। फिर से सुन लो, राजकोषीय घाटा 3.7%, आगम घाटा 2.7% और प्राथमिक घाटा 0.4%। डियर, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं एकदम करंट डेटाज ले लीजिएगा, डेटाज चेंज होते रहते हैं, करेक्ट। पूंजीगत लेखा की रचना करता है, तो आरबीआई कितने पूंजीगत लेखा की रचना कौन करता है, ये आप थोड़ा बताइए। मैंने आपको डिटेल इतना एक्सप्लेन किया, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए ज़रा। एंड आरबीआई कितने करों की कुल संपत्ति मानक पूरा कर लिया तो वह कितनी ही मात्रा में नई मुद्रा छाप सकती है। ये बोल रहा है कि जो है, देखो आरबीआई जब नोट निर्गमन का कार्य करती है तो कुछ ना कुछ जो है उसके पास रिजर्व में रखता है ना, अपने पास मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है, उसके अंदर कुछ रखता है। तो कितना मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत कितनी चीज़, कितना मतलब कितनी मात्रा में जो है कितना मानक पूरा कर लेगा तो नई मुद्राएं छाप सकता है। तो 200 करोड़, 200 करोड़ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा का भंडार होना चाहिए, सोना होना चाहिए, गोल्ड और फॉरेन करेंसी, ठीक है ना, उसका भंडार होना चाहिए। कितना, 200 करोड़ तक। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ये कब आया हमारे यहाँ, 1957 में आया। पॉइंट शुड बी नोटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। 10 किताबें पलटोगे तब जाके आपको मिलेगा, मैं एक ही जगह पे सब कुछ दे रही हूँ आपको। 1957 में आया मिनिमम रिजर्व सिस्टम भारत में, 1957 में आया। आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से मुंबई कब आया, 1937 में आया। पहले कोलकाता में मुख्यालय था, फिर मुंबई ट्रांसफ़र किया गया, राइट। कोविड-19 के लिए आरबीआई की पंच लाइन क्या है, आरबीआई की पंच लाइन 2022 में आरबीआई की पंच लाइन क्या थी कोविड-19 के दौरान, कोविड-19 के लिए। तो ये क्या है, जानकार बनिए सतर्क रहिए, क्या है, जानकार बनिए सतर्क रहिए। आप जाके 2022 कोविड-19 के लिए भारत आरबीआई का जो है पंच लाइन साइट पे जाके देख सकते हैं क्या है, ठीक है ना। तो ये क्या है, जानकार बनिए सतर्क रहिए। अच्छा, मौद्रिक नीति समिति के जो है आंतरिक सदस्य कौन कौन से हैं भाई, शशांक भिंडे हैं, ध्यान से सुन लो, ये थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। शशांक भिंडे, आशिमा गोयल और प्रोफेसर जयंत आर वर्मा, डॉक्टर राजीव रंजन कार्यपालक अध्यक्ष हैं, डॉक्टर माइकल देवव्रत मौद्रिक नीति के प्रभारी हैं, करेक्ट। शशिकांत द्वारा अध्यक्षता इसकी की गई है, ठीक है ना, एमपीसी की। और जो है मौद्रिक नीति समिति जिसे बोलते हैं ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है ना। और इसके ये 6 से 8 जून 2022 मौद्रिक नीति समिति, ठीक है ना,
या जो है वो किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन बने थे आपके? शशिकांत दास। करेक्ट। पोर्टफोलियो बाहर के लोग शेयर मार्केट में निवेश हमारे यहाँ पैसा लगाएं। पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है? शेयर बांडों में जो विदेशी लोग पैसा लगाते हैं उसे पोर्टफोलियो निवेश बोलते हैं, राइट। मौद्रिक नीति विनिमय दर को स्थिर रखती है। मौद्रिक नीति विनिमय दर को स्थिर रखती है, राइट। ब्लैक थर्सडे कौन सा होता है? 24 अक्टूबर 1929 ब्लैक थर्सडे के नाम से जाना गया। 24 अक्टूबर 1929 को महामंदी, यूएस के वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गए थे और महामंदी आ गया था। वित्तीय समावेशन सुधार समिति के जो है किस समिति वित्तीय समावेशन में सुधार जो है किस समिति ने जो है इसकी अनुशंसा की थी? नचिकेत मोर समिति। वित्तीय समावेशन सुधार की बात किसने की थी? नचिकेत मोर समिति ने, राइट। CRR SLR के घटाने की बात किसने कही थी? नरसिंघम समिति ने। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेरा खाता मेरा भाग्य विधाता। सरकार का जो है ये मतलब ये क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना की टैगलाइन है मेरा खाता भाग्य विधाता। सरकार की टैगलाइन सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री जनधन योजना, घर घर में कम से कम एक खाता। प्रधानमंत्री जनधन, ये चीज़ें बार बार मैं बता रही हूँ, याद कर लो। प्रधानमंत्री जनधन योजना, हर घर में कम से कम एक खाता। NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है ना, 2013 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। मध्याह्न भोजन, इसकी बात की गई 2013 में। तो इसका जो है मेन मतलब मुद्दा क्या था? तो इसका मेन मुद्दा था मध्याह्न भोजन, एकीकृत बाल विकास, ठीक है, सेवा योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वन नेशन वन राशन कार्ड, करेक्ट। और आपका स्टैंड अप इंडिया स्कीम, महिला स्टैंड अप इंडिया स्कीम किसके लिए बनाई गई? महिला उद्यमी, स्पेशली SC ST की महिलाओं के लिए, करेक्ट। GVS सकल मूल्य वर्धन में सर्वाधिक योगदान CROP फसल का है, क्रॉप फसल का, ठीक। GVA में सकल मूल्य वर्धन में सर्वाधिक योगदान क्रॉप फसल का है, क्लियर। अब देखो कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बातें हम कर लें। क्लासिकल अर्थव्यवस्था, क्लासिकल इकोनॉमी, इसकी मान्यताएं क्या होती हैं? क्लोज इकोनॉमी होती हैं, बंद अर्थव्यवस्था, कीमतें लोचदार होती हैं, प्राइस फ्लेक्सिबल होते हैं, श्रम वस्तु में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। लेबर एंड कमोडिटी मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है, मजदूरी हमारी लोचदार होती है, ठीक। और स्टिक प्राइसेस के बारे में केन्स ने बात की है। स्टिक प्राइसेस के बारे में किसने बात की थी? केन्स ने बात की थी। किसने बात की थी? केन्स ने बात की थी, करेक्ट। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की विशेषताएं देख लो। हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमेशा धनात्मक होती है, यानी आय बढ़ने से उपभोग में वृद्धि दिखती है। आय और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का पॉजिटिव रिलेशन होता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमेशा धनात्मक होती है, आय वृद्धि से उपभोग में वृद्धि कुछ न कुछ वृद्धि दिखती है, और ये इकाई से कम होती है, MPC इक्वल टू 1 यानी सारा खर्च हो गया, MPC इक्वल टू 0 यानी सारा बच गया, करेक्ट। 0 से इकाई तक होती है, 0 से इकाई के बीच में होती है ये, ठीक है ना, 0 to 1, करेक्ट। इसकी वैल्यू 0 लेस देन 1, करेक्ट। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 लेस देन 1, अर्थात इकाई से कम, मतलब 0 to 1 होती है, करेक्ट। MPC का 1 और MPC का 1 और 0 नहीं होता, ये दोनों असंभव हैं, ठीक है ना। तरलता स्पेक्ट्रम आपका जो है डोन
पेकिंगटन तरलता स्पेक्ट्रम की बातें किसने कही थी आपकी? डॉन पेटिंगन ने की थी। और गुणक की बातें किसने की थी? काहन ने की थी। तरलता जाल, ठीक, लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता जाल की बातें किसने की थी? किन्स ने की थी। मुद्रा की तटस्थता की बातें टॉबिन ने की थी। स्वायत्त निवेश यानी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है? गुणक है, राइट। स्वायत्त निवेश गुणक का प्रभाव बढ़ता है। गुणक आगे चलकर त्वरक का प्रभाव बनता है। दोनों यानी गुणक और त्वरक मिलकर अति जो है गुणक बनते हैं, करेक्ट। फिर आपके आगे एब्सोल्यूट प्रेरित निवेश आपका त्वरक है। निरपेक्ष आय परिकल्पना, ये इसकी बात किसने की? कीन्स ने की। सापेक्ष आय परिकल्पना यानी एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस की बातें ड्यूजनबेरी ने की। पड़ोसी की इनकम देखकर हमारी इनकम बढ़ती है, ठीक। सापेक्ष जो है अपने ड्यूजनबेरी ने कहा पड़ोसी की इनकम देखकर हमारी जो है वो बढ़ती है, उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है, जो हमारी आय बढ़ती, लेकिन उसके बाद जो है ये डाउन नहीं होता है। सापेक्ष आय परिकल्पना पड़ोसियों को देखकर इनकम हमारा वो बढ़ता है, ठीक। ड्यूजनबेरी रेशियो प्रभाव, समृद्धि में उपभोग बढ़ता है लेकिन मंदी में घटता नहीं है। कहने का मतलब यह है, देखो ये थोड़ा सा समझ लो आप। सापेक्ष आय परिकल्पना ड्यूजनबेरी ने दी थी। इन्होंने बोला था जैसे अगर हमारी आय बढ़ती है तो हम पड़ोसियों को देखकर जो है अपना उपभोग बढ़ाते हैं, करेक्ट। समृद्धि में हमारा उपभोग बढ़ता जाता है, लेकिन मंदी में यानी हमारी जब इनकम कम हो जाती है तो हम अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं हो पाते हैं, ठीक। इसी को सापेक्ष आय परिकल्पना की बात की गई और किसने कही? ड्यूजनबेरी ने, करेक्ट। निरपेक्ष आय परिकल्पना की बात किसने की? कीन्स ने की, ठीक। y इक्वल टू सी प्लस एस, करेक्ट। इनकम हाइपोथेसिस किसने की बात किसने की? इसकी बात कीन्स ने की, करेक्ट। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस की बात किसने की? आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है, लेकिन जिस हिसाब से आय बढ़ती है उस हिसाब से उपभोग नहीं बढ़ता, क्योंकि हमारी आय दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक। इनकम हाइपोथेसिस की बात है। अब देखो सी प्लस एस यानी उपभोग प्लस बजट, दो भागों में बढ़ जाता है। कुछ कंजम्पशन करेंगे, कुछ हम सेविंग भी करेंगे। कीन्स की उपभोग प्रवृत्ति कभी भी इकाई से अधिक नहीं होगी। कीन्स की उपभोग प्रवृत्ति कभी भी इकाई से अधिक नहीं होगी, राइट। मोडिग्लियानी ने जीवन चक्र परिकल्पना की बातें की, ठीक। लाइफ साइकिल की बातें की हैं। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस की बातें किसने की? मोडिग्लियानी ने की, ठीक। कैंडो मोडिग्लियानी। जीवन की शुरुआत में इन्होंने क्या बात कही? लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस की बातें मोडिग्लियानी ने की। उन्होंने कहा जीवन की शुरुआत में एनर्जी बहुत होती है, हम खूब काम करते हैं, धीरे धीरे एनर्जी कम होने लगती है, हम कम काम करते हैं। शुरू में काम करते हैं तो बचत भी करते हैं, ठीक है। दूसरे स्टेज में जब हम बचत नहीं कर पाते तो पुराने बजट से अपना काम चलाते हैं, राइट। रोजगार गुणक की बात किसने कही? काहन ने कही। स्थायी आय परिकल्पना फ्रीडमैन ने की, ठीक है ना। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस फ्रीडमैन। वर्तमान को देखकर हम नहीं खर्च करते हैं, ठीक है ना। वर्तमान को देखकर नहीं खर्च करते, हम परमानेंट इनकम को देखकर खर्च करते हैं। स्थायी आय परिकल्पना की बात में ये बातें कही गई, ठीक। रेशियो प्रभाव क्या होता है बेटा? जब अभी मैंने आपको बताया, जब पड़ोस की इनकम बढ़ती है तो हम अपना उपभोग बढ़ा लेते हैं, लेकिन जब पड़ोस की इनकम घटती है तो अपना उपभोग घटा नहीं पाते, बल्कि वहीं पर रोक कर रखते हैं। ये रेशियो प्रभाव, करेक्ट। उपभोग फलन
थोड़ा सा देख लो, थोड़ा मैथमेटिक टाइप का है, आपको समझ में आ जाएगा, तुरंत इजीली निकाल भी सकते हो। उपभोग फलन जैसे c इक्वल टू 24 प्लस 0.5y, तो के यानी गुणक इक्वल टू आपको पता है 1/1 माइनस बी ए होगा, राइट। c इक्वल टू a प्लस बी वाई, तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 1/1 माइनस 0.5 इक्वल टू 2। आंसर में आपका मल्टीप्लाई इक्वल टू 2। द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था 2 सेक्टर इकोनॉमी में बचत निवेश का फलन s इक्वल टू -10 प्लस 0.2 y, i इक्वल टू -3 प्लस 0.14। आय का संतुलन स्तर क्या होगा? s इक्वल टू आई 10 प्लस 0.2y इक्वल टू -3 प्लस 0.141y (0.2y माइनस 0.1y इक्वल टू -3 प्लस 10, 0.1y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 70, करेक्ट। आय सिद्धांत प्रस्तुत करने में कीन्स का दृष्टिकोण हैरट के अर्थ में प्रावेगिक, ठीक है ना। कीन्स निवेश का प्रभाव शॉर्ट रन में, हैरट-डोमर निवेश का प्रभाव दीर्घकालीन तक होता है। ये चीज़ें थोड़ी सी समझ लो आप। आय सिद्धांत प्रस्तुत करने में कीन्स का दृष्टिकोण हैरट के अर्थ में प्रावेगिक है। कीन्स का निवेश प्रभाव शॉर्ट रन होता है, हैरट-डोमर का निवेश प्रभाव लॉन्ग रन होता है, दीर्घकालीन होता है, करेक्ट। उपभोग फलन CC, उपभोग फलन इक्वल टू CC, करेक्ट। तो कीन्सीय परिप्रेक्ष्य में संबंधित बचत फलन क्या है? तो EF है, ठीक है ना। फिर आपका जनरल थियरी किसका है? कीन्स का है। 1936 में जो है इन्होंने ये पुस्तक लिखी, ठीक है ना। गुणक के मान में रिसाव का कारण लीकेज इन मल्टीप्लायर, ये आयात में वृद्धि होता है। एमपीसी के अकॉर्डिंग काम करता है। गुणक जो है एमपीसी के अकॉर्डिंग काम करता है। रिसाव का मतलब आय वृद्धि के कारण। रिसाव किस लिए होता है? आय वृद्धि के कारण। कीन्स रोजगार सिद्धांत अनैच्छिक बेरोजगारी से जुड़ा है। आर्थिक मंदी में अनैच्छिक बेरोजगारी देखी गई है, राइट। आय वृद्धि का 20% बचाया तो गुणक क्या होगा? फिर इसको सुन लो थोड़ा सा। 20% बचाया, ठीक। के अब फॉर्मूला लगाओ, के इक्वल टू 1/MPS, ठीक। MPS इक्वल टू 1 माइनस MPC, यानी 20% बचाया तो यानी 1 आपका कितना आ गया? 20, करेक्ट। MPS है ना 20, फिर 100/20 इक्वल टू 5 आ गया, करेक्ट। इजी है, थोड़ा सा करेंगे तो हो जाएगा। उपभोग तथा व्यय योग्य आय के मध्य अनुपातिक संबंध होगा यदि MPC इक्वल टू APC, करेक्ट। रेशियो प्रभाव मैंने आपको बता दिया कि आय वृद्धि के साथ साथ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है, करेक्ट। आय बढ़ता है, लोग उपभोग बढ़ा लेते हैं। आय घटने पर उपभोग उसी स्तर पर रोके रह जाते हैं, क्योंकि हम घटाना नहीं चाहते। इसे हम रेशियो प्रभाव बोलते हैं, ठीक, क्योंकि आदत पड़ जाती है। यदि y के सब स्तरों पर MPC इक्वल टू APC, तो इसके समकक्ष उपभोग फलन कंजम्पशन फंक्शन होगा। तो कंपैरेटिव इनकम हाइपोथेसिस के ऊपर ग्राफ जाता है, ठीक। C इक्वल टू BY। कीन्स ने अनैच्छिक बेरोजगारी का कारण जो क्या दिया? अनैच्छिक दिया। बेरोजगारी का कारण क्या दिया? अनैच्छिक, करेक्ट।
वस्तु सेवाओं की मांग में सामान्य कमी, जहां AS इक्वल टू AD, तो उसके बाद उत्पाद रोजगार नहीं देना चाहेगा। अनैच्छिक बेरोजगारी, स्फीतिक अंतराल, नगद उपागम। अच्छा, स्फीतिक अंतराल की बात किसने की थी? कीन्स ने। नगद संतुलन उपागम की बात पीगू ने। गुणक त्वरक संतुलन हिग्स। विनिमय समीकरण फिशर। ठीक। बेरोजगार व्यक्ति जो काम चाहता है पर काम नहीं मिलता। ठीक। बेरोजगार वही तो है ना, काम करने में सक्षम है, काम चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता। मुद्रा गुणक अनुपात, करेंसी मल्टीप्लायर रेशियो, प्राथमिक मुद्रा के परिणाम तथा मुद्रा के कुल परिणाम। सापेक्ष आय परिकल्पना। सापेक्ष आय परिकल्पना में क्या बातें कही है? समृद्धि के साथ साथ उपभोग स्तर ऊंचे स्तर पर समायोजित हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का उपभोग व्यवहार स्वतंत्र नहीं होता, पड़ोसी को देखकर खर्च करते हैं। ठीक। स्वायत्त निवेश, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, यह आय से प्रभावित नहीं होता। पॉइंट शुड बी नोटेड। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, ये आय से प्रभावित नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट इसको करती है ना। ठीक है ना, इसका आपकी आय से कोई लेना देना नहीं है। नॉट अफेक्टेड बाय इनकम, सरकार करती है। राजकोषीय नीति, आय की इनकम से मतलब नहीं है उसे, मांग पूर्ति से कोई मतलब नहीं है। मंदी में क्षतिपूर्ति व्यय, सरकार निवेश बढ़ाती है ना मंदी में। ठीक, वही है। प्रेरित निवेश, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, आय से प्रेरित होता है। प्रेरित निवेश, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, आय से प्रेरित होता है। ठीक। आई बार, ठीक है ना। स्वायत्त निवेश, वाई इक्वल टू वाई, जब इनकम बढ़ेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। आय से प्रभावित होता है कौन? आपका प्रेरित निवेश आय से प्रभावित होता है। आय बढ़ने पर निवेश में वृद्धि होती है, आय घटने पर निवेश में कमी आती है। निवेश के निर्धारक तत्व आपके कौन कौन से होते हैं? डिटर्मिनेंट्स, तो आपकी पूंजी की सीमांत क्षमता, ब्याज दर, संभावित आय, एक्सपेक्टेड इनकम, मूल्य, पूर्ति मूल्य। करेक्ट। बढ़े हुए ब्याज दर पर निवेश कम हो जाता है। बढ़े हुए ब्याज दर पर निवेश कम हो जाता है। निवेश की सीमांत उत्पादकता का संबंध, निवेश की सीमांत उत्पादकता वक्र किससे संबंध रखती है मतलब? ठीक है ना। तो ये ब्याज दर को जोड़ता है, निवेश एवं ब्याज दर को जोड़ता है। निवेश बढ़ाने के कौन कौन से उपाय हैं? समुद्दीपन नीति लाई जाए, पंप प्राइमिंग, ठीक है, नए नोट निकाले जाएं, निगम कर में वृद्धि की जाए, इससे निवेश बढ़ेगा। सस्ती मुद्रा नीति, ये रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ठीक है ना, आदमी कमी द्वारा। करेक्ट। कीन्स के अनुसार गुणक में रिसाव के कारण, ये सब चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ना, आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगा अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं किया है, अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं, जो मैंने कंटेंट आपको प्रोवाइड किया वो सब नहीं देखा है, तो जो मैं ये रिवीजन करा रही हूँ आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगा, बाउंस कर जाएगा। लेकिन अगर आप सारा कॉन्सेप्ट पीछे से देख के सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हो तो जो है आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं सोच रहे होगे क्या बोले जा रहे हैं। ठीक है ना। तो बच्चे, दिस इज़ माय रिक्वेस्ट कि आप पीछे जाइए, सारा कंप्लीट इकोनॉमिक्स मैंने आपको डाल रखे हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। आप उनको देखिए। हमारा स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ चल रही है, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, और माइक्रो मैक्रो आपको कंप्लीट सीरीज़ आपको दे चुकी हूँ मैं। राइट। तो इसको जाके देखिए आप, नहीं तो सर के ऊपर से बाउंस हो जाएगा डियर। इकोनॉमिक्स तो ऐसा ही है। कीन्स के अनुसार गुणक में रिसाव का कारण ऋण अदायगी, इन्फ्लेशन, कीमत, पुराने स्टॉक का खरीद, आयात, सभी कौन सा वक्र ब्याज दर और आय स्तर के उन सभी सहयोग को व्यक्त करता है जिन पर मुद्रा की मांग और पूर्ति बराबर होते हैं। तो DM इक्वल टू SM कौन सा होता है? LM वक्र होता है, LM कर्व। ठीक है ना। LM कर्व पर जो है DM इक्वल टू SM होता है। बचत में कमी होने पर IS फलन, IS कर्व किस ओर सरक जाता है? दाईं ओर सरक जाता है। बचत में कमी यानी खर्च बढ़ गया। ठीक भाई, कम तभी बचेगा ना जब खर्च बढ़ जाएगा। तो IS आपका वस्तु बाजार को दिखाता है, LM आपका मुद्रा बाजार को दिखाता है।
जब मैं आपका लाइव क्लासेस लूँगी ना तो एक बार क्लियर कर दूँगी। बाकी वैसे मैंने आपको क्लियर कर रखे हैं, आप जाके पीछे जाके सारी वीडियोस देख लीजिए, प्लीज़ गो थ्रू हो जाइए। स्वायत्त निवेश ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बढ़ने से दाईं ओर, व्यय बढ़ा तो नेचुरल सी बात है जो है व्यय बढ़ा आईएस जो है बढ़ा, यानी व्यय घटा आईएस बाईं ओर हो जाएगा। क्लियर। बचत बढ़ने पर आईएस कर्व का संतुलन और ब्याज इनकम इंटरेस्ट के कौन से स्तर पर होगा, तो ये नीचे की ओर बाएं होगा। बचत बढ़ा खर्च कम तो आईएस नीचे आ जाएगा। क्लियर। मैं थोड़ा सा स्टॉप करूं वीडियो, कितना है, थोड़ा सा मैं स्टॉप करती हूँ, इसी के बाद से मैं रिस्टार्ट करती हूँ डियर, ठीक है ना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलराइट, फिर आपका इंडियन इकोनॉमी की और भी कई ऐसी धमाकेदार चीज़ें हम आपको देते रहेंगे और बार बार रिवाइज कराएंगे टिल द लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है ना। लव यू ऑल गाइज।